नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुंभ मेले के बाद गंगा सागर मेला भारत में दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समागम के रूप में जाना जाता है। यह आयोजन निम्न में से किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो यह उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों, कुंभ मेला याद रखेंगे कि भारत के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। पहला है प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद पहले कहते थे। तो यह गंगा और यमुना नदियां यहाँ पर संगम होता है, तो यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। फिर हरिद्वार में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, यहाँ पर भी यह गंगा नदी के किनारे है। इसी तरह से उज्जैन में भी यह कुंभ मेले का आयोजन होता है, और नासिक। तो इस तरह से इन 4 शहरों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, और हर 12 वर्ष पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इसी तरह से गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, तो यह खबर आई हुई है कि गंगा सागर मेले पर रोक नहीं लग सकती। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है। तो राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप पर मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते हैं। तो यहाँ 20 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन वर्तमान में फिर से कोविड का नया स्वरूप आ गया है, जिसका नाम है ओमाइक्रॉन। तो जिसकी वजह से यह सरकार समीक्षा कर रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण पूरे राज्य में महामारी संबंधी प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। लेकिन ओमाइक्रॉन का संक्रमण वह तेजी से फैल रहा है। तब ऐसे में अब आगे देखना है कि सरकार क्या करती है। अब बढ़ते हैं भारतीय पेंगोलिन के संबंध में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पेंगोलिन शुष्क क्षेत्र, उच्च हिमालय, उत्तर पूर्व को छोड़कर शेष भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह कथन एकदम सत्य है। भारतीय पेंगोलिन को वन्य जीव अधिनियम 1972 की सूची 1 भाग 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह भी कथन एकदम सत्य है। भारतीय पेंगोलिन का दुनिया भर में एकमात्र प्रजनन केंद्र नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, यह कहाँ है? तो नंदनकानन उड़ीसा में है। तो यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर डी होगा। तो इस प्रश्न से संबंधित खबर द हिंदू में आई हुई है। उड़ीसा रेडियो टैग्स रेस्क्यूड इंडियन पेंगोलिन, यानी उड़ीसा में रेडियो टैगिंग ने भारतीय पेंगोलिन को बचाया। तो उड़ीसा वन एवं पर्यावरण विभाग ने राज्य में पशु के पुनर्वास प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने के प्रयास में भारतीय पेंगोलिन की अपनी पहली रेडियो टैगिंग पूरी कर ली है। और वन विभाग ने बताया है कि एक नर पेंगोलिन, जिसे पिछले महीने परलाखे मुंडी वन प्रभाग द्वारा बचाया गया था, उसको रेडियो टैग किया गया और उपचार के बाद नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, यह उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पर 1 महीने तक वाले संगरोध के दौरान परजीवियों और बीमारियों के लिए जानवर की जांच की गई, जो दुनिया भर में भारतीय पेंगोलिन के लिए एकमात्र संरक्षण प्रजनन केंद्र है। इस केंद्र की स्थापना 2009 में लुप्त प्राय प्रजातियों के आवास और पालन के लिए प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने के लिए की गई थी। और मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा देश का दूसरा राज्य है जिसने रेडियो टैग किए गए भारतीय पेंगोलिन को जंगल में छोड़ा है। भारतीय पेंगोलिन 8 पेंगोलिन प्रजातियों में सबसे बड़ा है। निशाचर जानवर बिलों में रहता है और चींटियों और दीमकों को खाता है, एंट ईटर कहते हैं इसको। तो इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। इसकी पीठ पर शल्कनुमा संरचना जो 11 से 13 तक पंक्तियां होती हैं। भारतीय पेंगोलिन की पूंछ के निचले हिस्से में एक टर्मिनल स्केल पाया जाता है, जो कि चाइनीज पेंगोलिन में यह नहीं होता। और यह मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय और पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में मिलता है। कौन? भारतीय पेंगोलिन। तो भारतीय पेंगोलिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में भी
पाया जाता है। चीनी पेंगोलिन उत्तर पूर्वी भारत, बांग्लादेश, दक्षिणी चीन, भूटान में पाया जाता है। और पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक अवैध रूप से कारोबार करने वाले स्तनधारी हैं। पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इसकी मांग बहुत अधिक है। यही इसके विलुप्त होने का कारण है। इसका दवाओं में भी प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन में किया जाता है। तो पूरे विश्व में पेंगोलिन की संख्या में 50 से 80% की कमी आई है। तो रेडियो टैगिंग की मदद से इन्हें लुप्त प्राय प्रजाति के पेंगोलिन की टेलीमेट्री के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है। तो इस प्रयोग से पेंगोलिन के संरक्षण और आबादी बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसे 1972 की अनुसूची 1 में डाला ही गया है दोनों प्रजातियों को। और इंडियन पेंगोलिन को IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें संकटग्रस्त और चीनी पेंगोलिन को क्रिटिकली यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया। इसके साइट्स के परसिस्ट 1 में भी इन्हें रखा गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी इसे CEPA कहते हैं पर भारत यूनाइटेड अरब अमीरात वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह कथन एकदम सत्य है। अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य देश है। यह भी कथन एकदम सत्य है। भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ CAPS पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर डी होगा। तीनों कथन सत्य है। तो इससे संबंधित खबर द हिंदू में आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में ओमान देश है जिसकी राजधानी मस्कट है और यह यूनाइटेड अरब अमीरात है। यहाँ के जो देख रहे हैं ना शारजहां, फुजारे, यह रास अल खैमा, ये सब यहाँ के शहर हैं महत्वपूर्ण। यह दुबई है, अबू धाबी और इस तरह से एक तरफ पर्शियन की खाड़ी है, एक तरफ ओमान की खाड़ी या इस तरह कह सकते हैं और यहीं पर आप देखेंगे तो हार्मुज जल संधि भी मिलेगी। तो प्रधानमंत्री ने UAE की यात्रा को टाल दिया है ड्यू टू ओमाइक्रॉन। तो ओमाइक्रॉन मामलों में अचानक वृद्धि के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा को स्थगित कर दिया है, कैंसिल नहीं हुआ है। फरवरी में उम्मीद जताई जा रही। तो दोनों देश अगले वर्ष अपने कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे करने जा रहे हैं और इसी पृष्ठभूमि में यह यात्रा प्रस्तावित थी। और इससे पहले सितंबर में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री के साथ औपचारिक वार्ता के हेतु वार्ता की थी। इस वार्ता में अर्ली हार्वेस्ट समझौते पर को अंतिम रूप दिया गया था जिसे अब भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया जाना था। तो इसका उद्देश्य यह है कि द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब से ऊपर, सेवाओं के व्यापार को 5 से 15 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। भारत का लक्ष्य अर्ली हार्वेस्ट समझौते के हिस्से के रूप में भारतीय वस्त्र, रत्न और आभूषण, जूते और हस्तशिल्प तक पहुंच प्राप्त करना होगा। वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात फिनटेक, पेट्रोकेमिकल उपकरण और उपोत्पाद जैसे क्षेत्रों पर अर्ली हार्वेस्ट समझौते पर ध्यान केंद्रित करेगा और दोनों पक्षों के व्यापार प्रतिनिधि एक बड़े व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर काम करना जारी रखेंगे जिसमें मार्च 2022 तक अधिक निवेश संरक्षण उपायों के साथ साथ भारतीय श्रमिकों और प्रवासियों के लिए विशेष सुविधाएं शामिल होंगी। तो इस तरह से भारत और संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में 4 देशों के एक नए समूह में शामिल हुए हैं। उसमें अन्य सदस्य अमेरिका और इजराइल है। तो 1 जनवरी से इस पर भी कार्य शुरू होगा और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो इस तरह से भारत और UAE के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध हैं। बहुत सारे प्रवासी भारतीय वहां पर रहते हैं और इस तरह से केरल जैसे राज्य में ढेर सारी कह सकते हैं संपत्ति या आय का साधन यूनाइटेड अरब अमीरात ही है। दोनों देशों के संबंधों में 2015 के बाद काफी प्रगति देखी गई क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर गए और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और UAE सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 2016 में भारत की यात्रा की और उसके बाद दोबारा 2017 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे।
गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी दुबई में आयोजित छठी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भाग लेने के लिए फरवरी 2018 में पुनः यूएई गए थे। तो इस तरह से वह अगस्त 2019 में एक बार फिर यूएई गए, जहां उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ जायस से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच कितनी संबंधों में मधुरता है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राज्यों को दिया जाने वाला जीएसटी मुआवजे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को वर्ष 2017 से 22 के बीच 5 साल की अवधि में राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे की गारंटी दी जाती है। यह कथन एकदम सत्य है। जीएसटी मुआवजे की गणना वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानते हुए राज्यों के मौजूदा जीएसटी राजस्व और संरक्षित राजस्व के बीच अंतरराष्ट्रीय के आधार पर 10% की वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाने के बाद की जाती है। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है। यह 14% है, ये ध्यान रखेंगे। और इस राशि का भुगतान अनंतिम खातों के आधार पर प्रत्येक 2 माह में किया जाता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, संविधान के अनुच्छेद 148 में तो द्वारा राज्य के खातों की लेखा परीक्षा के बाद इसे प्रत्येक वर्ष समायोजित किया जाता है। तो ये भी सत्य है, लेकिन हमें ढूंढना है क्या, कौन सा सही नहीं है। तो 2 नहीं सही है, अतः आंसर केवल 2 होगा। यह इससे संबंधित खबर आई हुई है कि 5 और वर्षों के लिए जीएसटी मुआवजे का भुगतान करे राज्यों ने मांग की है। तो यह द हिंदू में ही आई हुई खबर। तो छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य सरकारों ने महामारी से उत्पन्न वित्तीय तनाव को देखते हुए जीएसटी मुआवजे को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए दबाव डाला है और कई राज्यों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में कुछ योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकारों की जो हिस्सेदारी है 60-40, जबकि अन्य में 75-25 है। तो इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तो राज्यों को स्थानीय करों को शामिल करने के परिणाम स्वरूप राजस्व की कमी के लिए जीएसटी मुआवजा अगले साल जून में समाप्त हो जाएगा। तो इसी को बढ़ाने की बात चल रही है। तो ये क्या है जीएसटी शेयर फार्मूला? तो 2017 से जीएसटी लागू किया गया था। तो इसके तहत इसे लागू करने के बाद पहले 5 साल में राज्यों को राजस्व का जो भी नुकसान होगा उसकी केंद्र सरकार भरपाई करेगी। तो 15-16 को आधार वर्ष मानते हुए राज्यों की इस प्रोटेक्टेड रेवेन्यू में हर साल 14% की बढ़त को मानते हुए गणना की जाएगी, जबकि वहां 10% था। और इसको जो 5 साल के ट्रांजिशन पीरियड तक केंद्र सरकार महीने में 2 बार राज्यों को मुआवजे की रकम देगी। तो यही कारण है। अब बढ़ते हैं भारत में बांस के संबंध में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे हरित सोना कहा जाता है। तो पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन 18-19, तो यह 2006-7 में स्टार्ट किया गया था, केंद्र प्रायोजित योजना थी। तो फिर इसे पुनर्गठित किया गया 18-19 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कथन एकदम सही है। बांस को पेड़ों की श्रेणी में शामिल करते हुए वर्ष 2017 में वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया था। यह कथन असत्य है, क्योंकि पेड़ों की श्रेणी से उसे हटाया गया था, न कि शामिल किया गया था। बांस का औष्मीय मान कोयले के बराबर होता है, यह भी सही है। अतः उत्तर क्या होगा? 1 और 3। तो यानी उत्तर क्या होगा? बी सही होगा। तो इससे संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है। नीति आयोग द्वारा बांस विकास मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत के साथ कार्यशाला का उद्घाटन किया। तो इसमें यही जानकारी ली गई, जैसे रोपण, उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण, उपयोग, बायो इथेनॉल बनाने में बांस का उपयोग कैसे किया जा सकता है और जरूर किया जा सकता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम किया जा सके। इन सब बातों पर चर्चा हुई। और राष्ट्रीय बांस मिशन 2006 में बांस के समग्र विकास के लिए केंद्रीय योजना के रूप में किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। और 2014-15 में इसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन और 2018-19 में इसे पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के रूप में किया गया। तो इसके तहत 136 बांस की प्रजातियों की खेती की जा रही है देश में, जिसमें 125 स्वदेशी और 11 विदेशी प्रजातियां हैं। और चीन के बाद बांस की खेती के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका उद्देश्य ही है कि वृक्षारोपण के क्षेत्र में वृद्धि करना, गैर वन शासकीय एवं निजी क्षेत्र में
और मुख्य रूप से किसानों के खेतों, घरों में इसका वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का प्रयास करना, यही सब इसका उद्देश्य है। अब आते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर। 2019 में आया है, भारत में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, इसे ईपीआर कहते हैं। तो इसमें ईपीआर को निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में प्रस्तावित किया गया था? तो यह ई कचरा प्रबंधन नियम 2011 था, अतः आंसर सी होगा। तो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायी जिसे ईपीआर की अवधारणा को ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग 2011, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 आदि में शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह कि किसी उत्पादक द्वारा उत्पाद की मियाद समाप्ति तक पर्यावरण के अनुकूल इसका प्रबंधन करना, और इसका 3 दायित्वों अर्थात आर्थिक, भौतिक और सूचनात्मक को अपरिहार्य बनाता है। तो इसके तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पाद, आयातित उत्पादों के सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग, ब्रांड मालिक जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेस, सुपरमार्केट, सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम भी शामिल हैं। तो ईपीआर के तहत 3 तरह की प्लास्टिक पैकेजिंग आती है। इसमें सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग, सिंगल लेयर या मल्टी लेयर, और प्लास्टिक सीट या प्लास्टिक सीट से बने कवर, कैरी बैग, और तीसरा मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग, और प्लास्टिक के अलावा अन्य सामग्री कम से कम एक परत इसमें शामिल है। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। साहित्य अकादमी अवार्ड, तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले समेत 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड, तथा पंजाबी के लिए खालिद हुसैन को उनके कहानी संग्रह सूलां दा सालड़ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इस तरह से इन पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह, 5 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास, 2 नाटक, 1 जीवन चरित्र, 1 आत्मकथा, 1 महाकाव्य तथा 1 आलोचना की पुस्तकें शामिल हैं। तो यह 1954 में स्थापित अकादमी उन भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के लिए सालाना 24 पुरस्कार प्रदान करती है। भारत की भाषाओं में साहित्यिक अनुवादों के लिए समान संख्या में पुरस्कार प्रदान करती है। तो भारत की 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। उसके साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो पुरस्कार विजेता चुनने के लिए मानदंड तो भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिए लेखक की, और पुरस्कार के लिए पात्र पुस्तक कार्य का उस भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए। और पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि 5,000 रुपए थी। सन 2003 में यह राशि 50,000 रुपए कर दी गई। और इसके अतिरिक्त अन्य जो साहित्यिक सम्मान है, साहित्य अकादमी फेलोशिप, भाषा सम्मान पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप, प्रेमचंद फेलोशिप, बाल साहित्य पुरस्कार, युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार एक लेखक को बाल साहित्य में उसके कुल योगदान के आधार पर दिया जाता है। इसी तरह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष या उससे कम आयु के लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है। भाषा सम्मान पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल प्रदान किया जाता है, और इससे साहित्य अकादमी ने 1996 से प्रारंभ किया था। अब यहीं पर इस अंक को समाप्त करते हैं, और आज इस वर्ष का अंतिम दिन है। इस तरह से इस वर्ष यानी 2021 के सभी समसामयिक घटनाक्रमों को एक जगह एकत्रित करते हुए 2022 की आगामी परीक्षा के लिए आप लोग पूरी तरह से कमिटमेंट कर लीजिए कि हमें नए वर्ष में यानी अगले 2022 में जरूर सफल होना है। और यही मैं आशा करता हूं, यही हमारा बायजूस टीम आशा करता है आप लोगों से। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।